वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर 50 ऑफ लॉ फाउंडेशन बैच। इंडियन पीनल कोड हम लोग आजकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जैसे आप लोगों को पता है मेरे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था चैप्टर नंबर 18 जो कि डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रिलेटेड में बात करता है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा 463 में कि फॉर्जरी क्या होता है। 464 में हमने पढ़ा कि अगर आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है आपकी या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है और आप कोई डॉक्यूमेंट को साइन करते हो, सील करते हो, स्टैम्प करते हो, एग्जीक्यूट करते हो जब आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, या फिर आप उस डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑल्ट्रेशन करते हो विदाउट द लॉफुल अथॉरिटी और आप इस डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो एक झूठे डॉक्यूमेंट को, और आपकी इंटेंशन क्या है कि सामने वाले इंसान को आप डिसीव करना चाहते हो, तो आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो। ये हम पढ़ चुके हैं 464 में। 463 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फॉर्जरी क्या होता है। 465 में हम लोग पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर्जरी। जब कोई भी फॉर्जरी कर रहा है अगर चीटिंग करने के लिए, या फिर फॉर्जरी कर रहा है किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, फॉर्जरी कर रहा है कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ, बिल के साथ, या किसी अथॉरिटी के साथ, या फिर किसी भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो आपको पता है कि ये फॉर्ज है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। 477A में हमने बात करी थी अगर आप फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कर रहे हो। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 20A की। तो सबसे पहले क्या देखना है, 18th चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, इसके बाद 19th चैप्टर मेजॉरिटी ऑफ ये रिपील हो चुका है। सिर्फ एक सेक्शन है 491 जो कि बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 20 आता है जहां पे बात होती है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, जो अगर आप लोगों को याद हो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर में, जब हमने चैप्टर नंबर 16 खत्म करा था और 17 से पहले। उस चैप्टर में हमने बात करी थी कि जब आप किसी के साथ कोहैबिट करते हो, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो और उस बंदे को ये भ्रम कराते हो, ये बिलीव कराते हो कि आप उसके लॉफुली वेडेड स्पाउस हो, या फिर आप किसी के साथ शादी करते हो दोबारा जब आपका स्पाउस जिंदा है। ठीक है, तो बाइगेमी का हमने पढ़ा, हमने एडल्ट्री पढ़ा 497 में, जो अब एक वो ऑफेंस नहीं है बट अभी भी एक ग्राउंड है फॉर डाइवोर्स। फिर हमने बात करा अगर आप किसी के साथ शादी करते हो और आप जो एक्चुअली में पूरी सेरेमनीज होनी है, लीगल सेरेमनीज हो रही है, वो बिना परफॉर्म करे आप करते हो और आपको पता है कि ये वैलिड शादी नहीं है। अगर आप बाइगेमी करते हो और जो आपका सेकंड स्पाउस है आप उसको नहीं बताते कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है, या फिर आप किसी की बीवी को इंटाइस करते हो और उसको डिटेन करते हो जिससे कि वो आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सको, तो 498 में हमने ये पढ़ा था। अब आज के इस सेशन में हम 498A पढ़ने वाले हैं जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 20A को पढ़ेंगे जो कि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात, क्योंकि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, प्रॉब्लम्स नई तरीके की आ रही हैं, क्या देखा गया कि बहुत सारी वुमेन के साथ सप्रेशन हो रहा है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इसीलिए इस चैप्टर को ऐड करा गया। तो ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत रेलेवेंट है, दो इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है बट ये बहुत रेलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके आने वाले आपके पीटी में और मेंस में पूछा जा सकता है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके वो बड़े बड़े जो पैसेजेस आते हैं, करंट लीगल नॉलेज आती है वहां पे, करंट लीगल केस लॉज आते हैं वहां पे ये हेल्प करेगा। और अगर आप एक जुडिशरी के पहले आप एक लॉ के एस्पिरेंट हो जहां पे आपका LLB का पेपर आने वाला है, सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो भी आपके लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटिगेशन में 498A के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, फिर हम 498A के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि क्रूएलिटी कौन से प्रकार की होती है और कौन से प्रकार की क्रूएलिटी कवर्ड है इस सेक्शन के अंदर, फिर कंप्लेंट किस तरीके की होती है 498A के अंदर,
मिसयूज हो रहा है 498 ए का, वो भी पढ़ेंगे और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले जब डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का वायलेंस जो कि मेंटल हो, फिजिकल हो या फिर सेक्सुअल अब्यूज हो या फिर क्रूएलिटी हो जो कि किसी भी डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट कोई भी घरेलू इन्वायरमेंट में हो रहा है, मैरिज के अंदर हो रहा है, कोहैबिटेशन रिलेशनशिप के अंदर हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हो रहा है, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो बेसिकली जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है वो एक अलग नाम है हमारे डोमेस्टिक वायलेंस का। इंटीमेट पार्टनर कौन हो गया? जो आपका स्पाउस है वो आपका इंटीमेट पार्टनर हो गया। और अगर इन मियाँ बीवी के बीच में हो रहा है वायलेंस, इन मियाँ बीवी के बीच में कुछ भी प्रकार का अब्यूज हो रहा है मेंटल, फिजिकल फॉर्म में, सेक्सुअल फॉर्म में या फिर इमोशनल फॉर्म में, तो वो अपने आप में डोमेस्टिक वायलेंस या फिर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी कहा जाता है। अब जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी है, आपको पता है यहाँ पे पहले दहेज की प्रथा होती थी, धीरे धीरे दहेज की प्रथा को खत्म करते करते डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आ गए। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स में मेल डोमिनेंस होती थी, इक्वालिटी की बात नहीं होती थी, सारे राइट्स सिर्फ मेल्स को दिए जाते थे। प्रॉपर्टी की बात कर लो तो सिर्फ जो बेटा होता है उसको इनहेरिटेंस का राइट होता था, बट अब 2005 के बाद बेटी को भी राइट है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारी सोसाइटी थी ये बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेंस थी। ये माना जाता था कि घर की रोटी कमाएगा तो सिर्फ आदमी कमाएगा, औरत नहीं कमाएगी, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं थी, कल्चरल नॉर्म्स में बहुत ज्यादा मेल्स को फेवर किया जाता था। इन्हीं फैक्टर्स के कारण क्या हुआ कि जो हमारे वुमेन है, जो घर के अंदर औरतें होती थी, वो बहुत ज्यादा शिकार बनती थी डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर डाउरी नहीं मिली जितनी एक्सपेक्टेड थी, या फिर मिली बट कम मिली, या फिर मिली बट उस क्वालिटी की नहीं मिली जिसकी आपने सोचा था, तो इस चक्कर में क्या होता था, जो बहू होती थी, जो वुमन होती थी, उसको बहुत प्रकार के अब्यूज झेलने पड़ते थे अपने पति से और उसकी फैमिली को। तो होता क्या था कि सोशल स्टिग्मा होता था और बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे जो अब्यूज होते थे, वायलेंस होता था, वो लोग रिपोर्ट नहीं करते थे, पुलिस को नहीं बताते थे। जब कोई भी विक्टिम मर जाता था, जब कोई भी औरत इंजरीज से या फिर सुसाइड कर लेती थी या फिर अगर वो मेडिकल अटेंशन ले लेती थी, तो उस सब को क्या करा जाता था, पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया जाता था, कोर्ट में नहीं जाते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि इससे क्या होगा, इससे हमारे परिवार की बदनामी होगी, औरत की बदनामी होगी, और औरत तो सिर्फ पैदा ही इसलिए हुई है क्योंकि वो मार खा सके। ये हमारी जो सोसाइटी की थॉट प्रोसेस था, ये था। बट क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी सोसाइटी डेवलप हुई, जैसे जैसे एजुकेशन है, जैसे जैसे अवेयरनेस आई, वैसे वैसे ये पता चला कि सिर्फ जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन है, उनको मार नहीं खानी है, उनको कोई भी अगर वायलेंस हो रहा है उनको उसको रिपोर्ट करना है। क्योंकि हमारे आईपीसी में, इंडियन लॉ में कोई भी डोमेस्टिक अब्यूज को लेके प्रोविजन नहीं था 1983 से पहले, इसीलिए आईपीसी के अंदर एक अमेंडमेंट करी गई 1983 में और इंसर्ट करा गया 498A का सेक्शन, मैट्रिमोनियल क्रूएलिटी। अगर कोई भी फीमेल स्पाउस, अगर कोई भी पत्नी किसी भी क्रूएलिटी को सफर करती है तो वो क्या कर सकती है, वो एक केस रजिस्टर करा सकती है 498A के अंदर। बेसिकली अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी हो रही है तो नाउ इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम 498A की बात करते हैं, 1983 में क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट लेके आई गई, जहां पे 498A को ऐड करा गया। एक्चुअली में इस सेक्शन का मतलब क्या था, इस सेक्शन का मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि कोई भी हस्बैंड या फिर उनकी फैमिली जो है वो टॉर्चर ना करे उस नई नवेली बहू को, टॉर्चर ना करे उस वाइफ को डाउरी के लिए, और अगर वो ऐसा करते हैं, उसके साथ क्रूएलिटी करते हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी अंडर दिस सेक्शन। अब जो जनरल सेक्शन है आईपीसी के, वो बात करते हैं असॉल्ट के बारे में, हर्ट के बारे में, सीरियस हर्ट के बारे में, मर्डर के बारे में, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। बट 1983 से पहले कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जहां पे बात हो रही थी हैरेसमेंट हो रही है बीवी की बाय द हस्बैंड या फिर उसके इन लॉज के द्वारा फॉर द डाउरी। तो बेसिकली जैसे जैसे ब्राइड बर्निंग के केसेस बढ़े, जैसे जैसे यंग लेडीज जो थी वो क्या हो रहा था, उनके साथ अब्यूज हुआ, उनके साथ वायलेंस हुआ, वैसे वैसे जरूरी बना कि हम इस लॉ को लेके आए, और पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि वो 3 लेयर्स ऑफ लेजिस्लेशन को वर नेसेसरी टू एड्रेस द इशू व्हिच वाज
बेसिकली आपको अंडरलाइनिंग ऑफेंस ऑफ क्रुएलिटी को जो कि वुमन के ऊपर हो रही है बाय हर हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स के द्वारा, इनको आपको टारगेट करना है। आपको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है जिसमें आप इन्वेस्टिगेट कर सको अगर कोई भी डेथ हो रही है वुमेन की रिगार्डिंग दीज थिंग्स। और आपको क्या करना है, आपको परपेट्रेटर्स को और वायलेंस को अगेंस्ट वुमेन टू जस्टिस, और ये जरूरी है कि आप अमेंडमेंट्स लाओ क्रिमिनल लॉ में जिससे कि इन वुमेन को एक्चुअली में जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए 498A को लाया गया और क्या हुआ, अमेंडमेंट हुई और 304B जो कि डाउरी डेथ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी ऐड किया गया। सब्सिक्वेंटली सेक्शन 174 सीआरपीसी में भी रिवाइज किया गया जहां पे इंक्वेस्ट कंडक्ट करी जा सकती है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर उनको लगता है कि सुसाइड किया गया है या कोई भी औरत की डेथ हुई है और वो जो डेथ हुई है वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई है और ये डेथ 7 साल के अंदर हुई है विद इन हर मैरिज। ठीक है, इसके बाद एक और सेक्शन ऐड किया गया 113B। 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि अगर एक वुमन डाई कर जाती है, मर जाती है, जस्ट आफ्टर शी इज बीइंग एक्सपोज्ड टू क्रुएलिटी, जस्ट बिफोर हर डेथ उनको क्रुएलिटी हुई है, उनके साथ उनको हैरेस किया गया है, उनके साथ वायलेंस हुआ है with regards to demand for dowry, तो क्या बोला जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो हैरेसर है, जिस बंदे ने उसको हैरेस किया है, जिस बंदे ने उसको टॉर्चर किया है, क्रुएलिटी की है, वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है इसकी डेथ के लिए। ये एक प्रिजम्पशन मानी जाती है 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो बेसिकली देखा गया कि 498A का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनका पर्पस ये था कि ये सेफगार्ड करना चाहते थे, बचाना चाहते थे उन मैरिड वुमन को जिनको अब्यूज किया जा रहा है, जिनके साथ वायलेंस हो रहा है उनके पतियों के द्वारा, उनके हस्बैंड्स के द्वारा या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा विद कनेक्शन टू डाउरी। और इसमें क्या सजा दी गई है, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब क्रुएलिटी का जो मतलब है वो देखने वाली बात है कि क्रुएलिटी क्या है। क्रुएलिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और उसको बहुत ही ब्रॉड तरीके से आपको समझना है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई भी एक्ट ऑफ हैरेसमेंट हो रहा है जिससे आप उस औरत को प्रेशराइज कर रहे हो कि वो आपकी जो भी अनलॉफुल डिमांड्स हैं, जो भी आपकी डिमांड है कि इतना पैसा लेके आओ, इतनी प्रॉपर्टी लेके आओ, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेके आओ, उस तरीके की डिमांड्स को आप उसको प्रेशर कर रहे हो कि वो उन डिमांड्स को मीट करे, या फिर आप क्या कर रहे हो, उसको बॉडीली इंजरी प्रोवाइड कर रहे हो, मेंटल हार्म प्रोवाइड कर रहे हो उस औरत को और उसकी हेल्थ को, उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं 498A के, तो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि ये जो औरत है ये मैरिड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रोविजन ऐड किया गया है, ये प्रोविजन है टू सेफगार्ड द वुमेन हु आर मैरिड। और किससे सेफगार्ड कर रहे हो आप, उनके पतियों से और उनके रिलेटिव से। ठीक है, तो ये औरत जो है ये मैरिड होनी चाहिए। दूसरी, इस वुमन को एक्सपीरियंस करना है ब्रूटैलिटी या फिर हैरेसमेंट। तो बेसिकली इस औरत के साथ क्रुएलिटी होनी चाहिए, हैरेसमेंट होनी चाहिए। अब क्रुएलिटी का बहुत ही ज्यादा वाइड कोनोटेशन है, तो आपको क्या देखना है, अगर आपके साथ एक डिमांड हो रही है डाउरी की, वो अपने आप में एक हार्श बिहेवियर माना जाएगा। और अगर आपको उसको लेके डिमांड ऑफ डाउरी के लिए हैरेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वो क्रुएलिटी होगी। अब क्या देखना है, ये जो क्रुएलिटी हो रही है, ये जो हैरेसमेंट हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, या तो उनके पति के द्वारा हो रही है या तो पति की फैमिली के द्वारा हो रही है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, 498A जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बेसिकली ये ऐसा ऑफेंस है जहां पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट, वेयरएज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां होता है, जहां पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट द वारंट, उनको मजिस्ट्रेट साहब से पहले वारंट लेना पड़ता है एंड उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकती है। ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेसिकली आप पुलिस के पास जाके अपनी बेल नहीं करा सकते हो बेल बॉन्ड फर्निश करके। इसके लिए आपको कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जज साहब के सामने पेश होना पड़ेगा, बेल की हियरिंग होगी और उसी के बाद आपको इसमें बेल मिल सकती है आफ्टर फाइलिंग ऑफ द बेल बॉन्ड। ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल है। बेसिकली इसको जो पिटिशनर है वो विड्रॉ नहीं कर सकता, इसको आप सेटल नहीं कर सकते हो फाइन पे करके। इसी तरीके से जो रेप का ऑफेंस है वो भी एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब आपको क्या देखना है कि कौन से प्रकार की क्रुएलिटी कवर होती है इस सेक्शन के अंदर। तो क्रुएलिटी इंटेंशनल होनी चाहिए या फिर रेकलेस बिहेवियर है, जहां पे आप सामने वाले को
पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, आप उसको डिस्ट्रेस कर रहे हो, आप उस बंदे को टॉर्चर कर रहे हो। क्रूएलिटी का मतलब क्या हो सकता है? टॉर्चर कर रहे हो उसको, आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हो, आपका बिहेवियर जो है वो क्रूअल है, आपका बिहेवियर जो है वो इनह्यूमन है। तो ये सब अपने आप में क्रूएलिटी है। जब एक बंदा दूसरे बंदे को हार्म इन्फ्लिक्ट करता है और डज नथिंग कि उसको वो रोक सके, वो बेसिकली इंटेंशनली सामने वाले इंसान को हार्म कर रहा है जिससे कि वो उसकी बात माने, किसी भी प्रकार का हो सकता है। हार्म कैन बी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी, या फिर सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। ये अपने आप में क्रूएलिटी होता है। क्रूएलिटी एक बहुत ही फेयर टर्म है जिसको आपको किस तरीके से रखना है, आपको इसको बहुत ही वास्ट फॉर्म में, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन की तरीके से रखना है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरीके की हो, क्रूएलिटी होती है। अगर आप एक पर्सन को उसके कलर के ऊपर आप उसको कमेंट करते हो, वो भी अपने आप में क्रूएलिटी माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि आपने एक औरत को इतना प्रोवोक कर दिया, इतना ज्यादा मेंटली हैरेस कर दिया, फिजिकली टॉर्चर कर दिया कि उस औरत ने सुसाइड कमिट कर दिया। या फिर क्या हुआ, जो आपका एक्शन था वो इंटेंशनल था एंड उससे उस औरत को बहुत ज्यादा हार्म कॉज हो गया। या फिर आपका जो एक्ट था वो इंटेंशनल था जिसने उस औरत को फिजिकली या मेंटल हेल्थ को उसकी डेंजर में ले आए। ठीक है, तो हैरेसमेंट जो हो रहा है वुमेन के साथ, वो कंपेल कर रहा है उसको कि वो जो आपकी अनलॉफुल डिमांड है फॉर एनी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर डाउरी, उसको वो मीट करे। आप उसके साथ गाली गलौज करते हो, आप उसके साथ अब्यूजिव बिहेवियर करते हो, वो भी अपने आप में क्या होगा, क्रूएलिटी माना जाएगा। अब हैरेसमेंट और क्रूएलिटी की जो डेफिनेशन ऑर्डिनरी सेंस में होती है, उसका बेसिकली क्या मतलब होता है, जब आप किसी और के साथ कोई ऐसा एक्ट करते हो जहां पे आप उसको मेंटली डिस्टर्ब करते हो, उसको इंटरफेयर करते हो उसकी पर्सनल पीसफुल लाइफ से, उसके साथ थ्रेट करते हो। तो अगर कोई भी औरत है या फिर उसकी फैमिली है जिसको आप हैरेस कर रहे हो, आप उनको इंटेंशनली फोर्स कर रहे हो कि वो आपको कोई प्रॉपर्टी दे, तो ऑल दिस विल कॉन्स्टिट्यूट टू क्रूएलिटी। तो बेसिकली किसी को फोर्स करना, किसी को थ्रेटन करना कि वो काम करे जो आप उसको बोल रहे हो, ये अपने आप में कोर्जन भी कहलाया जाता है। कोर्जन आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमें केस पढ़ना है कल्यापुरम मुरला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2003 का केस है। क्या बोला गया इस केस में? ये बोला गया कि क्रूएलिटी अपने आप में एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है और नेसेसरी एलिमेंट है जब हम बात करते हैं सेक्शन 304B की, डाउरी डेथ की, और सेक्शन 498 की। तो बेसिकली क्या जरूरी है कि अगर आपको किसी को भी गिल्टी ठहराना है तो आपको क्या करना है, आपको क्रूएलिटी प्रूव करना बहुत जरूरी है। 498 के जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो अपने आप में क्रूएलिटी को डिफाइन करते हैं। तो ऑल्दो कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है क्रूएलिटी की जब हम बात करते हैं सेक्शन 304B की, बट आपको क्या देखना है, द डेफिनेशन ऑफ क्रूएलिटी और हैरेसमेंट जो कि 498A में दी गई है वही अप्लाई करती है जब हम 304B की भी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, टू कंसिडर अ डाउरी डेथ अंडर 304B, आपको ये देखना है कि जो विक्टिम की डेथ हुई है वो विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज हुई है और सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी। अगर ये है तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, अपने आप में वो बन जाएगा डाउरी डेथ। अब आपको क्या देखना है, 498A में आपका क्या क्रूएलिटी का बोला गया है उन्होंने, ये देखना जरूरी है। तो बेसिकली वो ये बोलते हैं कि अगर आप किसी को मेंटली टॉर्चर करते हो, अगर आप किसी के साथ कोई विलफुल कंडक्ट करते हो, आप क्या करते हो, उस औरत को आप इतना ज्यादा ड्राइव कर देते हो, इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हो कि वो औरत मजबूरन सुसाइड कमिट कर लेती है, या फिर आप उसकी जिंदगी को कोई इंजरी कॉज करते हो, आप उसकी जिंदगी को, उसकी हेल्थ को, उसकी बॉडी पार्ट्स को कोई डेंजर कॉज करते हो, तो ये क्रूएलिटी है। या फिर आप उसको इतना हैरेस करते हो कि आप उसको कोर्स करते हो, आप उसको फोर्स करते हो कि वो आपकी कोई भी अनलॉफुल डिमांड को एक्सेप्ट करे, आप कोई भी प्रॉपर्टी मांग रहे हो उससे, या फिर आप कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहे हो उससे और वो उस चीज को अग्री करे, तो ये अपने आप में क्रूएलिटी है। एक्सप्लेनेशन ए और बी ऑफ 498A क्रूएलिटी को डिफाइन करता है और ये सेम ही डेफिनेशन चलेगी जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे 304B की भी। ठीक है, तो इंदर राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक 1986 का ये केस है।
क्या बोला गया कि जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन टू 498A जो कि डिफाइन करता है क्रुएलिटी को, उसका मतलब है वो उस एक्ट को भी इंक्लूड करता है जहां पे आप उस औरत को हैरेस कर रहे हो, उस वुमन को हैरेस कर रहे हो और उसको कोर्स कर रहे हो, उसको कंपेल कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो कि वो आपकी जो भी अनलॉफुल डिमांड्स हैं विद रिगार्ड्स टू सम प्रॉपर्टी, सम डाउरी, सम वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सम मनी, वो उनको मीट करे। ठीक है, अब क्रुएलिटी जो कि कवर करी गई है अंडर सेक्शन 498A, आपको क्या देखना है कि अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें कि अगर किसी हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो रेगुलरली अपनी बीवी को मारता पीटता है, असॉल्ट करता है, तो इस सर्कमस्टेंसेस में क्या माना जाएगा, ये एक परसिस्टेंट क्रुएलिटी है जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन ए ऑफ सेक्शन 498A में लिखा गया है। और हस्बैंड किस चीज के लिए भी गिल्टी होगा, हस्बैंड को हम गिल्टी कर सकते हैं फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर सेक्शन 306 आईपीसी ऑल्सो। तो बेसिकली अगर आपके साथ कोई बंदा फिजिकली मारपीट कर रहा है, फिजिकली आपको सफर करा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फिजिकल क्रुएलिटी कर रहा है। अगर किसी भी फॉर्म का फिजिकल वायलेंस हो रहा है जैसे कि बीटिंग, बर्निंग, पंचिंग, बाइटिंग, ट्विस्टिंग लिम्स, हाथ पैर को मड़ोड़ना, हिटिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ये अपने आप में फिजिकल क्रुएलिटी माना जाता है, जो कि आप बंद आंखों से भी देख सकते हो कि फिजिकल क्रुएलिटी हुआ है। तो बेसिकली फिजिकल क्रुएलिटी का क्या मतलब है, एक्चुअल फिजिकल पेन हो रहा है किसी बंदे को। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं कि कोई किसी का हड्डियां तोड़ देता है, ब्रूसेस आ जाते हैं, फिजिकल अग्रेशन होता है, जब आप किसी की जिंदगी को इतने खतरे में डाल देते हो तो उसको भी हम फिजिकल क्रुएलिटी कहते हैं। बट अगर कोई भी वर्बल फॉर्म है या फिर नॉन वर्बल अब्यूज है जहां पे आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो, उसको नेम कॉलिंग कर रहे हो, उसको डरा धमका रहे हो, तो ये सब मेंटल क्रुएलिटी होता है। नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, उसके कलर के ऊपर कमेंट कर रहे हो, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर कमेंट कर रहे हो, ये सब क्या होता है, मेंटल क्रुएलिटी होता है। तो फिजिकल अब्यूज के सामने मेंटल अब्यूज जो है उसका जो एविडेंस लेके आना वो बहुत ही मुश्किल माना जाता है। बट आईपीसी में स्पेसिफिकली क्या बोला गया है कि अगर कोई बंदा, हम उसको पनिश करेंगे 498A में अगर वो बंदा एक्चुअल या फिर अटेम्प्ट कर रहा है किसी भी तरीके का मेंटल अब्यूज या फिर फिजिकल अब्यूज। एक चीज जो और ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर हस्बैंड या फिर उसकी कोई फैमिली मेंबर जो वाइफ है उसके साथ क्रुएलिटी करता है, चाहे वो फिजिकल क्रुएलिटी हो या मेंटल क्रुएलिटी हो, और वो उस औरत को मजबूर कर रहे हैं कि वो सुसाइड करे, तो वो भी अपने आप में क्रुएलिटी कवर होगी 498A के अंदर। या फिर वो कोई इस प्रकार की इंजरी करता है, उस औरत की जिंदगी को डेंजर कॉज करता है या फिर उसकी किसी बॉडी पार्ट को डेंजर कॉज करता है, मेंटल या फिजिकल हेल्थ को डेंजर कॉज करता है, उस औरत को हैरेस करता है कि वो उसकी अनलॉफुल डिमांड्स को मीट करे जो रिगार्ड टू हो चुकी है एनी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो वो भी क्रुएलिटी है अंडर द सेक्शन 498A। तो क्या देखने की बात है, अगर हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर्स हैं आर द ओनली वन जिनको आप लायबल ठहरा सकते हो अंडर सेक्शन 498A। बट एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जो रिलेटिव्स वर्ड है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है सेक्शन में। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि कंप्लेंट कैसे फाइल होगी अंडर सेक्शन 498A, तो क्या ध्यान रखने की बात है, कोई भी औरत जो कि विक्टिम है ऑफ एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सेक्सुअल हो, उसको रिपोर्ट करने में घबराना नहीं चाहिए। जब वो रिपोर्ट करेगी इस इंसिडेंट के बारे में टू द पुलिस कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है फ्रॉम फर्दर हार्म फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर्स, तो बेसिकली विक्टिम को जल्द से जल्द इस चीज को रिपोर्ट करना है पुलिस को। उसके बाद विक्टिम या फिर उसका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर भी पुलिस स्टेशन जाके विक्टिम के बिहाफ पे रिपोर्ट दर्ज करा सकता है अगर वो विक्टिम बहुत ज्यादा इंजर्ड है या फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। जो पुलिस स्टेशन में, अगर आपका पुलिस स्टेशन जाना इम्पॉसिबल है तो आप 100 नंबर पे फोन करके या फिर पुलिस हेल्पलाइन पे फोन करके भी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। तो जो पुलिस ऑफिसर है, जब ये कंप्लेंट उनको मिल जाती है, वो एज सून एज दिस कंप्लेंट इज रिसीव्ड बाय देम, उनको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जहां पे वो उस विक्टिम को फर्दर लीगल एक्शन के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। अब पहला स्टेप क्या होगा कि लीगल एक्शन अगेंस्ट अक्यूज पर्सन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर FIR भी कहते हैं। जब ऐसी कंप्लेंट फाइल की जाती है बाय द अग्रीव्ड वाइफ या फिर उनके पेरेंट के द्वारा, फादर मदर ब्रदर सिस्टर या फिर हर फादर्स मदर्स ब्रदर सिस्टर, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू हर ब्लड,
मैरिज और अडॉप्शन, द कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे अंडर द ऑफेंस ऑफ 498A। बेसिकली सबसे पहले आपका क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी, पुलिस कंप्लेंट फाइल होगी, एफआईआर फाइल होगी, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगी, और उसी के बाद आपका जो कोर्ट का प्रोसेस है उसकी शुरुआत होगी। तो अगर हम बात करें बेल अंडर सेक्शन 498A, तो मैंने आपको बताया कि ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेसिकली अगर कोई भी बंदा अरेस्ट किया जाता है बट वो कन्विक्टेड नहीं है, बेसिकली उसको अरेस्ट कर लिया है बट अभी पूरा ट्रायल नहीं हुआ है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो एक्चुअली में कन्विक्शन होगी या अक्विटल होगा। कन्विक्शन का मतलब है उसको सजा होगी, अक्विटल का मतलब है वो बरी हो जाएगा। तो जब तक ये है तब तक उसको बेल दी जा सकती है जब तक ट्रायल चल रहा है। तो जो ऑफेंसेस हैं इस प्रकार के जहां पे आपको 3 साल तक की जेल की सजा या फिर उससे कम होती है और फाइन होता है, वो अपने आप में क्या माने जाते हैं, बेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं, जहां पे आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है। बट हुआ क्या, क्योंकि ये जो सेक्शन है हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इट इज पॉसिबल इन करंट टाइम कि आप जो बेल है वो ऑब्टेन कर सकते हो 498A के अंदर, ठीक है। बट ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब ही बेल इश्यू कर सकते हैं अंडर 498A जब एफआईआर इश्यू हो चुकी है बाय द पुलिस, और ये एफआईआर कब इश्यू हुई है, जब कंप्लेंट की गई है। तो बेसिकली क्या देखा गया कि बहुत सारी जो जजमेंट्स आई हैं उसमें क्या होता था कि 498A का ऑफेंस की एफआईआर होती थी और एकदम से अरेस्ट कर लिया जाता था। बट क्या देखा गया धीरे धीरे, जैसे हम अनिश कुमार एंड राजेश शर्मा का केसेस पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो अरेस्ट किया जाता था वो बहुत बारी 498A को मिसयूज भी किया जाता था, जिसमें जो औरतें थी, जो विमेन थी, वो एक फॉल्स एंड प्रिविलेज केस फाइल करती थी 498A का अपने पति को और अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाने के लिए, और अरेस्ट हो जाता था। तो अब इन जजमेंट्स के बाद ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता, ठीक है। बट अगर आपको बेल लेनी है तो आपको कोर्ट जाके ही बेल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आए, अब पुलिस को क्या रिक्वायर्ड है कि वो नोटिफाई करेंगे अक्यूज्ड को ऑन ऑफ देयर ड्यूटी, कि वो 41A का नोटिस देंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमारे सामने आओ, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। अगर जो अक्यूज्ड है वो कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में तो अरेस्ट नहीं होता है। बट अगर जो अक्यूज्ड है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस कर रहा है, जो विटनेसेस हैं उनको परेशान कर रहा है, तब अरेस्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली कोर्ट ने अब क्या बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि सेक्शन 41A का नोटिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप जो अननेसेसरी अरेस्ट है उनको आप अवॉइड कर सको। तो एक्शंस आपको कैसे लेने हैं, आपको सबके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एक्शंस लेने हैं। प्री ट्रायल मीडिएशन करवाना है, जिससे CAW सेल के अंदर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अंदर, महिला थाना के अंदर आपको क्या कराना है इन पार्टीज के बीच में, क्योंकि ये फैमिली डिस्प्यूट्स हैं। बेसिकली जब दो बर्तन साथ में होते हैं तो उनका खटकना नॉर्मल है, तो जब हस्बैंड वाइफ हैं, जब रिश्तेदार हैं, तो उनके बीच में डिस्प्यूट होना नॉर्मल है। तो क्या करना है कि आपको इन लोगों के बीच में प्री ट्रायल मीडिएशन कराना है, कोशिश करनी है अगर कोई भी गुंजाइश है इनके बीच में सेटलमेंट हो सके तो वो कराना है। बट अगर फिर भी लगता है कि जो वुमेन है वो अडिग है कि मेरे को तो एफआईआर करानी है क्योंकि मेरे साथ हुई है क्रूएलिटी, मेरे साथ हुआ है हैरेसमेंट, फिर आप उनकी एफआईआर फाइल करा सकते हैं। बट उससे पहले आपको उनको मीडिएशन कराना है, काउंसलिंग करानी है, बट अरेस्ट नहीं करना है। अब जब हम बात करते हैं कि क्या अपील की जा सकती है 498A के अंदर, तो क्या देखना है, अगर कोई भी जजमेंट आती है, ऑर्डर आती है लोअर कोर्ट के द्वारा, उसको चैलेंज किया जा सकता है अपील के द्वारा बाय द एपेलेट कोर्ट। आप एक अपील फाइल कर सकते हो एपेलेट कोर्ट में। तो कोई भी बंदा अगर अग्रीव्ड है तो वो क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। एपेलेट कौन होता है, जो बंदा अपील फाइल करता है, और एपेलेट कौन सा, एपेलेट कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है जहां पे आप अपील फाइल करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऑटोमेटिक रिकोर्स नहीं होता। अगर एक लूजिंग पार्टी है तो वो बस क्या कर सकते हैं, वो ऊपर जाके अपील फाइल कर सकते हैं, और इस अपील को आपको लिमिटेड टाइम के अंदर, जो कि स्पेसिफाइड है हमारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर, उसके हिसाब से आपको इस लिमिटेड टाइम के अंदर, एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर आपको इस अपील को फाइल करना है और बताना है कि कौन से ग्राउंड्स पे आप जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो। तो बेसिकली अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं तो कोर्ट, जो हायर कोर्ट है, वो अपनी अपील को सुन सकता है और अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर सकता है।
सेशन कोर्ट जो है वो अपील को सुनता है अगर कोई भी अपील आती है मजिस्ट्रेट कोर्ट से। अगर उनको लगता है कि सेशन कोर्ट को कि यहाँ पे कुछ भी जरूरी है, जैसे कि फ्रॉम देयर टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर उनको लगता है कि इट इज नेसेसरी कि या तो वाइफ या फिर जो हस्बैंड है उनको कोई भी लगता है ऑर्डर में प्रॉब्लम है, तो वो अपील फाइल कर सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, जब हम लोग ये पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं 498A का, अब बहुत जरूरी है ये समझना कि इस 498A को बनाया क्यों गया था। हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने देखा सोसाइटी में औरतों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, विमेन के साथ अत्याचार हो रहा है, क्रुएलिटी हो रही है, हैरेसमेंट हो रहा है, डाउरी डिमांड हो रहा है। अब ये चीज जैसे जैसे बढ़ रही है, एक तरफ में वो औरतें हैं जिनके साथ क्रुएलिटी हैरेसमेंट होती है बट वो रिपोर्ट नहीं करते हैं सोसाइटी के स्टिग्मा के कारण, उनको लगता है मेरी परिवार की बेइज्जती होगी, और दूसरे हाथ में वो औरतें हैं जो लोग इन लेजिस्लेशंस का, इन सेक्शंस का मिसयूज करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा जो कॉमन लॉ है, हमारा जो लॉ है जो पूरी सोसाइटी के लिए है, वहां पे आपने पिछले कितने सालों में देखा कि बहुत सारी वुमेन जो है इस लॉ का फायदा उठाती हैं। पुलिस का, सिविल सोसाइटी का, पॉलिटिशियंस का, इवन जजेस का, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बात देखो तो वो सब ये कहते हैं कि 498A का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। 498A का या फिर सेक्शन 304B जो कि बात करता है डाउरी डेथ को लेके, तो इन जनरल क्या देखा गया है कि बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं कोर्ट्स के सामने जहां पे 498A को मिसयूज किया गया है, हस्बैंड्स और इन लॉज के अगेंस्ट और अनफेयर बेनिफिट्स को देखा गया है। तो बेसिकली जब कोई भी औरत ब्लैकमेल करती है, थ्रेटन करती है अपने स्पाउस को और मिसयूज करती है 498A का, तो आपको उसको भी बचाना जरूरी है। तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या देखा है कि जैसे जैसे जो ये ट्रेंड बढ़ रहा है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप जो लेजिस्लेशन ने हमें फायदे के लिए सेक्शंस बना के दिए हैं, अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हो तो इस चीज को भी प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं, जैसे अरनेश कुमार वगैरह, जहां पे ऑटोमेटिक अरेस्ट को इन्होंने बंद कर दिया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2005 के केस में क्या बोला कि जब 498A का मिसयूज होता है, इसको आप क्या बोल सकते हो, लीगल टेररिज्म बोल सकते हो। इन एडिशन अगर किसी भी हस्बैंड के साथ या फिर इनोसेंट थर्ड पार्टी के साथ, जैसे कि उसके एल्डरली पेरेंट्स हो गए, डिस्टेंट रिलेटिव्स हो गए, अगर उनके साथ उनको किसी झूठे केस में आप फंसा रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप कॉज कर रहे हो, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हो रहा है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक मिसयूज माना जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि हमारा बेसिकली लॉ का मतलब ये था, 498A का मोटिव ये था कि जो जेन्युइन केसेस हैं आप उनको प्रिवेंट करें, किसी भी औरत के साथ जो कि शादीशुदा है उनके साथ ऐसी क्रुएलिटी हैरेसमेंट ना होने दें। तो ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और जो एडुकेटेड वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर हैं। हमारे लिए जरूरी है कि आप लोगों को अवेयर करें कि उनके राइट्स क्या हैं और किस चीज को उनको नहीं सहना है, किस चीज के लिए उनको एकदम से पुलिस की हेल्प लेनी है, हेल्पलाइन की हेल्प लेनी है। तो वुमेन जो है अगर वो कोई भी फॉल्स क्लेम करती हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा। आपको क्या देखना है कि कोई भी ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा, कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा जब FIR होती है, क्योंकि क्या बोला जाता है, एक होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। जब आपका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, FIR हो जाती है, तो क्या देखा जाता है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी के द्वारा ये केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी के सामने रखा जाएगा, मीडिएशन कराई जाएगी, सेटलमेंट की गुंजाइश रखी जाएगी। ओनली इंस्टेंसेस जहां पे क्या हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, तभी आपका अरेस्ट हो सकता है। रेलेवेंट मैजिस्ट्रेट जो है वो इमीडिएटली फैमिली वेलफेयर कमेटी को ये कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर देंगे और क्या कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी गुंजाइश है सेटलमेंट होने की, काउंसलिंग होने की, मीडिएशन होने की, तो वो कराना जरूरी है। विद इन 2 months ऑफ द कंप्लेंट फाइलिंग जो कमिटी है वो एक मीटिंग होल्ड करेगी और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगी विद which will be referred to the पुलिस या फिर पुलिस अथॉरिटी मजिस्ट्रेट, जो कि आगे इस कंप्लेंट का डिसीजन करेंगे। फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो प्रॉपर पीरियोडिक ट्रेनिंग लेगी हमारी लीगल सर्विस एड कमेटी से और प्रॉपर स्टेप्स डिफाइन करेगी। 498A और जो उसके साथ के प्रोविजंस हैं उसको कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ही इन्वेस्टिगेट करेंगे और FIR फाइल करेंगे अगर उनको लगता है कि उसकी जरूरत है। तो
तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सावित्री देवी वर्सेस रामेश चंद एंड अदर्स 2003 का केस, तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने रूल किया अनइक्विवोकली दैट द रूल्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज किया जा रहा था इस प्रोविजन का। और ये क्या करता है, ये जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है उसको थ्रेटन अप करता है, उसको बेसिकली पूरी सोसाइटी में शादी को एक गलत नजर से देखा जा रहा था, क्योंकि 498 के बहुत ज्यादा केसेस हो रहे थे। तो कोर्ट ने क्या देखा, दैट इट वाज नेसेसरी कि सारे जो ऑफिसर्स हैं, सारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो इस प्रोविजन को क्या करें, इस प्रोविजन की जो रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उनको अच्छे से देखें और देखें कि ये जो 498 है उसका मिसयूज ना हो। मोहम्मद होशन एपी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2002 का केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चन वेदर और नॉट वन पार्टनर हैज बीन अनकाइंड टू द अदर, वेदर और नॉट एक बंदे ने दूसरे बंदे के ऊपर क्रुएलिटी की है या नहीं करी है, ये इज अल्टीमेटली वन ऑफ द फैक्ट। तो फैक्टर्स जिसको ध्यान में रखना है कि विक्टिम की सेंसिटिविटी क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं जब आप किसी भी कंप्लेंट को देख रहे हो, एक्विजिशंस को देख रहे हो, टॉन्टिंग को देख रहे हो, जो कि एक बंदे को क्रुएलिटी करी जा रही है। What amounts to mental cruelty can differ from one individual to another individual। क्या उनकी कैपेसिटी है, क्या उनकी सहन शक्ति है, क्या लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी है, क्या उनका लेवल ऑफ ब्रेवरी है, देयर रेजिलियंस, ये सब कुछ डिपेंड करता है और ये कोर्ट्स को केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट की, जो है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2005 का केस है। फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पिटिशन फाइल करी गई, जिससे कि उन्होंने ये बोला कि आप डिक्लेयर करो कि 498A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि ये जो है is failing the establishment of guidelines to prevent victimization of innocent people by those with malicious intent। तो एक पिटिशन जो फाइल करी गई थी वो ये थी कि जब भी whenever the court reaches the verdict and claims regarding the conduct of an offense of 498A, उनको आपको अनसब्सटैंशिएट करना है, रिगरस एक्शंस शुड बी टेकन अगेंस्ट द इंडिविजुअल जिनके अगेंस्ट ये चार्जेस होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि पिटिशनर ने ये क्लेम किया कि देयर वाज नो प्रोसिक्यूशन बट रादर परसिक्यूशन इन दीज सिचुएशंस। बहुत सारे जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किया गया जहां पे उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस को फाइल किया जा रहा है। आर्ग्यू ये भी किया गया कि जो अक्यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। कोर्ट का ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई डाउरी डिमांड को लेके टॉर्चर हो रहा है और जो अब्यूज हो रहा है, उनको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे इसको देखना जरूरी है। जजमेंट क्या आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई भी मेरिट नहीं देखा जब बात हो रही थी कि 498A इज अल्ट्रा वायरस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने ये बोला कि बहुत सारे ओकेजन्स पे जो केसेस आए हैं वो फॉल्स आए हैं, वो विद अल्टीरियर मोटिव आए हैं, वो आए हैं कि सामने वाले बंदे को हैरेस किया जाए। बट ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हैं जो आज की डेट पे रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। Even if found not guilty at a trial, accused is nevertheless feels ashamed कि उनके साथ क्या हुआ है। Sometimes bad press from the media makes things even worse। कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि केस चल रहा होता है कोर्टों में बट मीडिया ट्रायल अलग चल रहा होता है। मीडिया ट्रायल में आप एक बंदे को ऑलरेडी पनिश कर देते हो क्योंकि आप ऑलरेडी जजमेंट डिक्लेयर कर देते हो विदाउट इवन ट्रायल। तो कोर्ट क्या कह रहा है कि करेक्टिव स्टेप्स को लेना जरूरी है कि आप इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें। आप देखें कि मीडिया ट्रायल ना हो, आप देखें कि मिसयूज ना हो इस सेक्शन का। ये सेक्शन बहुत ही अच्छा प्रोविजन है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मैरिड वुमेन, बट इसका मिसयूज होने से हमें रोकना है। ये प्रोविजन इज वैलिड बट डज नॉट गिव एनीवन द अथॉरिटी कि आप इसको हैरेसमेंट कर सको, आप इसका मिसयूज कर सको। तो बेसिकली लॉ मेकर्स में नीड टू फिगर आउट हाउ दे हैव टू इफेक्टिवली पनिश पीपल जो कि बेसलेस कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं, फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं, बट जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है उनको विद इन अ करेक्ट टाइम फ्रेम आपको उनकी सुनवाई करनी है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जजमेंट की। 2009 की जजमेंट है नीलू चोपड़ा एंड अनदर वर्सेस भारती। क्या हुआ, एपेलेंट जो थे वो थी नीलू चोपड़ा एंड कृष्ण स्वरूप चोपड़ा, जो एक मैरिड कपल था, एंड रिस्पोंडेंट जो थी भारती थी, उनकी डॉटर इन लॉ। भारती ने ये क्लेम किया कि हर लाइफ एज अ मैरिड वुमन टू राजेश, जो कि उनका बेटा था, was rough due to his parents unreasonable expectation and उनका जो डाउटिंग एंड मिसबिहेवियर था।
अकॉर्डिंगली भारती ने अपने हस्बैंड को और अपने इन-लॉज को सू किया फॉर 498A। राजेश जो हैं वो passed away in 2006 and his heirs are the sole parties involved in this suit। तो बेसिकली जो हस्बैंड है वो passed away in 2006, बट जो अब सास ससुर हैं वो केस में है। कोर्ट ने क्या देखा कि जो कंप्लेंट है उसमें कोई भी स्पेसिफिक चार्जेस नहीं है अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स, और कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिया गया, कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस नहीं दी गई कि इस तारीख को मेरे साथ ये हुआ, इस तारीख को मेरे साथ ये हुआ। एक्विजिशंस बहुत ही ज्यादा क्या थी, एक्विजिशंस बहुत ही ज्यादा जनरल थी, और एक्विजिशंस वर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स राजेश, बट वो तो अब जिंदा नहीं थे, उनकी तो डेथ हो चुकी थी। तो क्या देखा गया, इट वुड बी एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस अगर आप ये प्रोसेस करते रहोगे, अगर आप प्रोसिक्यूट करते रहोगे राजेश के एल्डरली पेरेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ अ जनरलाइज्ड कंप्लेंट जहां पे कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थी। इसी रिजल्ट के कारण जो कंप्लेंट है उसको डिसमिस कर दिया गया। तो क्या ध्यान है, 498A का अगर केस आपका वैलिड है तो उसमें स्पेसिफिक एलिगेशंस होना जरूरी है, उसमें स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का मेंशन करना बहुत जरूरी है अगर आप किसी को गिल्टी ठहरा रहे हो। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट की, जो कि 2014 की जजमेंट है, भास्कर लाल शर्मा एंड अनदर वर्सेस मोनिका। तो मोनिका जो है उन्होंने शादी करी विकास शर्मा से, हु ऑलरेडी हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फॉर्मर मैरिज। जो ये कपल्स मैरिज क्विकली वेंट डाउन द हिल एंड मोनिका ने इवेंचुअली अपने स्पाउस को छोड़ दिया। आफ्टर दैट शी decided to press charges under 498A, 406 and 34 of the Indian Penal Code against her husband and 2 appellants, that was father-in-law and mother-in-law. In addition, उन्होंने interim maintenance मांगी and maintenance मांगी 2 लाख रुपए की हर महीने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस किया कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कोई भी कंपोनेंट जो कि 498A का है, कोई भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो कि 498A का है, उसको प्रूव नहीं किया। उन्होंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया कि मीडिएशन हो सके, और क्या किया उन्होंने रिस्पोंडेंट एम्प्लॉयड ऑल द नेसेसरी कोर्सेज स्टेप्स जिससे कि वो एपेलेंट्स को क्या कर सके, एपेलेंट की प्रेजेंस इंश्योर कर सके इंडिया के अंदर। कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि जो अब्यूज है वो इन्फ्लिक्टेड बाय द मदर इन लॉ ऑन द डॉटर इन लॉ एंड सब्सिक्वेंट थ्रेट्स ऑफ डाइवोर्स डिड नॉट अमाउंट टू क्रूएलिटी अंडर 498A। ये भी बोला गया कि प्रोसिक्यूशन कोई भी एलिमेंट प्रूव नहीं कर पाए 498A का, और वो अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए जो ये केस है अपील का वो डिसमिस हो गया। अब बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट की, जो कि 2014 की जजमेंट है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जो वुमन है उन्होंने बोला कि मेरे इन लॉज ने मेरे साथ अनरीजनेबल डिमांड बनाई है और उन्होंने मुझसे 8 लाख रुपए मांगे हैं, मारुति कार मांगी है और एक एयर कंडीशनर मांगा है। उनके हस्बैंड ने जब उनको पता चला अबाउट दिस डिमांड ऑफ द मदर इन लॉ, उन्होंने उनकी तरफदारी ली और उन्होंने क्या बोला, एंड वोट टू मैरी अनदर लेडी इन हर प्लेस। उन्होंने उनकी तरफदारी ली, अपनी मदर की तरफदारी ली, और उन्होंने बोला कि मैं किसी और औरत से शादी कर लूंगा। In addition, it was claimed that she was forced to leave the marital home because her dowry demands were not met. तो उनको घर से जबरदस्ती निकाल दिया। जो स्पाउस है उसने सारी की सारी चीजें डिनाई कर दी और उसने एक एंटीसिपेटरी बेल मांगी सुप्रीम कोर्ट से। जब बात करी जा रही है कि 498A एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसका वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि जो वुमेन है फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय इट एज एन ऑफेंसिव टूल। तो rather than a defensive one, आपने क्या देखना है कि अगर वो फैमिली एक्चुअली में उसको हैरेस कर रही है तो आपको उनको पनिश करना है, बट आपको मिसयूज होने से भी बचाना है। On the occasion, even the husband's sick grandparents और far-flung relatives were falsely accused और उनको भी आपने इस लॉ के अंदर फंसाया हुआ था। कोर्ट ने क्या देखा कि रीजनेबल सेटिस्फैक्शन के बाद, एडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने देखा कि वेरासिटी ऑफ द कंप्लेंट जो थी उसको चेक करना जरूरी है बिफोर आप प्रोसीड करो फॉर अरेस्ट। मजिस्ट्रेट को इशू नहीं करना है कोई भी डिटेंशन ऑर्डर ऑन द नॉर्मल हैबिचुअल मैनर। बेसिकली कोर्ट को क्या देखना है, कोर्ट को ये देखना है कि अगर अरेस्ट जरूरी है सिर्फ उसी केस में अरेस्ट करना है, बट एज अ मैटर ऑफ हैबिट आपको अरेस्ट नहीं करना है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देयरफॉर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बेल टू बी सेंट एट अ नॉमिनल अमाउंट। अब बात करते हैं राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का केस है। स्नेहा के फादर जो हैं उन्होंने प्रोवाइड करी थी डाउरी टू राजेश जब उनकी शादी हुई थी। फ्यूरियस ओवर द सम ऑफ हिज डाउरी, राजेश began abusing his new bride.
स्नेहा ने अपने हस्बैंड को और उसके फैमिली मेंबर्स को सू किया फॉर द सेक्शन 498A। जो प्रेजेंट अपील फाइल करी गई थी वो क्यों फाइल करी गई थी? क्योंकि फैमिली ने ये बोला कि कुछ डायरेक्टिव्स को इशू किया जाना चाहिए कोर्ट्स के द्वारा, क्योंकि उनको प्रिवेंट करना है कि जो सेक्शन 498A है उसका मिसयूज ना हो। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या थी कि इन मोस्ट इंस्टेंसेस सारे फैमिली मेंबर्स को आप इन्वॉल्व कर लेते हो जब कोई भी मैरिज के अंदर डिसएग्रीमेंट होता है, चाहे उनका इन्वॉल्वमेंट हो या फिर ना हो। तो इसी चक्कर में दीज वर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स। फैमिली वेलफेयर कमिटी बनाई जाएगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मस्ट हैव एटलीस्ट वन कमिटी मेड अप ऑफ 3 पैरालीगल्स, वॉलंटियर्स, सोशल वर्कर्स और अदर विलिंग सिटीजन, जो कि फॉर्म करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको सर्व करना है एज चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और उनको एनुअल रिव्यू कंडक्ट करना है ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय द लॉज एंड ऑपरेशंस। कोई भी मेंबर जो कमिटी का है वो एज अ विटनेस पेश नहीं होगा। जो कमिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो रिव्यू करेगी जो भी केसेस, जो भी रिपोर्ट्स फाइल की जा रही हैं बाय द पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 498A। 1 महीने के अंदर जबकि कंप्लेंट फाइल करी गई है, इस कमिटी को रिपोर्ट बनानी है और इस रिपोर्ट को डिलीवर करना है अथॉरिटी को, और क्या देखना है कि क्या एक्चुअली में अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। बिफोर दैट कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको रेकमेंड किया जा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे कंप्लेंट को, और 498A के लिए आपको स्पेसिफिकली ट्रेनिंग मिलेगी एटलीस्ट 4 months के लिए, नॉट लेस देन 1 week डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा 498A के सेक्शन को। आप लोगों ने पढ़ा कि चैप्टर नंबर 20A बात करता है, क्या बात करता है? 498A की, जिसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। आपको ये देखना है कि कोई भी अगर हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स किसी वुमन को सब्जेक्ट करते हैं टू क्रुएलिटी, क्रुएलिटी किस तरीके की होती है वो हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, तो उनको कितनी सेल हो सकती है? जेल हो सकती है 3 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। क्रुएलिटी का मतलब एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं, 2 तरीके की एक्सप्लेनेशन है। अगर आप कोई विलफुल कंडक्ट कर रहे हो किसी के साथ और आप उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो कि आप उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो, या फिर आप उसके साथ हैरेसमेंट कर रहे हो और आप उसको मजबूर कर रहे हो कि वो कोई आपकी अनलॉफुल डिमांड्स को मीट करे। तो स्टूडेंट्स 498A बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट सेक्शन है जब हम बात करते हैं आजकल आज के इस सोसाइटी की। तो 498A को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन केस लॉज को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डिमांड हो रही है फॉर डाउरी और आप उसके लिए हैरेस कर रहे हो किसी को, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है। 498A के अंदर अब ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता आफ्टर अनिश कुमार की जजमेंट, बट क्या देखा जाना चाहिए कि अगर कुछ भी मिसयूज हो रहा है 498A का, तो आपको उस चीज के लिए भी सामने वाली पार्टी को पनिश करना है। इसका जो ये एक लॉ है, ये बहुत ही बढ़िया लॉ है, ये सेफगार्ड करा जा रहा है कि आप सेफगार्ड करो मैरिड वुमन को, बट अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो आपको उसको भी प्रिवेंट करना है, और यही बहुत सारे केसेस में देखा गया है। तो आपको लैंडमार्क जजमेंट्स को ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। सिर्फ एक सेक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को डाउनलोड करनी है PW की ऐप, वहां पे जाके लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन, मैथ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है IPC को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ये लेक्चर को दोबारा देख सकते हो, आप हमारी DPPs जो कि डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, और आप क्लास नोट्स को भी देख सकते हो। आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना है जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड जल्द मिले मुझे आने वाले लेक्चर नंबर 51 में। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।